हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ और बेसिक टर्म्स जैसे पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, पथ फलन, अवस्था फलन, इसके अलावा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और इसके साथ ही कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाथ फंक्शन से। पाथ फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जिसमें चेंज जो है, किसी भी तरह का चेंज जो है वो सिस्टम के पाथ पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वर्क है और ये एंथैल्पी में चेंज है, ठीक है, तो पाथ फंक्शन क्या होगा कि हम बढ़ते हैं ए से बी तक, जब जाते हैं किसी भी सिस्टम में या प्रोसेस में, ए से बी तक कोई सिस्टम जा रहा है तो उसमें होने वाले वर्क में चेंज जो है वो किस पर निर्भर करेगा? हमेशा उसके पाथ पर निर्भर करेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक किस पाथ के थ्रू आया है। वर्क निर्भर करेगा उसके पाथ पर, यहाँ से यहाँ तक किस पाथ के थ्रू आया है उस पर निर्भर करेगा। जबकि डेल एच यहाँ पर जो है वो स्टेट फंक्शन है, आगे देखेंगे क्या है, ठीक है। वो क्या करता है, डेल एच क्या करता है, वो सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेज पर निर्भर करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेज पर निर्भर करता है। तो यहाँ पाथ फंक्शन क्या कह रहे हैं हम? कोई भी सिस्टम में होने वाला चेंज जो है, कोई किसी भी सिस्टम के फलन में होने वाला जो चेंज है वो उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर ही निर्भर नहीं करता है, वो किस पाथ के थ्रू जा रहा है उस पर निर्भर करता है। तो पाथ फंक्शन में जो मेनली क्या तीन है, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, ऊष्मा और वर्क, ये सिर्फ तीन ही है जो पाथ फंक्शन होते हैं। इसके अलावा जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे जो है वो स्टेट फंक्शन होते हैं। ये तीन ही है जो पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी सारे जो है वो स्टेट फंक्शन होते हैं। जैसे कि डेल एच हो गया, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? स्टेट फंक्शन है। ये किस पर निर्भर करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो है स्टेट पर ही निर्भर करते हैं। किसी भी प्रोसेस में इनमें चेंज जो है वो उसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही निर्भर करते हैं, किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये कहलाते हैं हमारे स्टेट फंक्शन। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, गहन गुण आप जिसे कह सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वे गुण जो कि किसी सिस्टम के मास पर निर्भर करते हैं या फिर साइज पर, किस पर? डिपेंड्स अपॉन द मास एंड द साइज ऑफ द सिस्टम, ओके। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वे प्रॉपर्टीज है जो कि सिस्टम के मास और उसके साइज पर निर्भर करती है। जैसे कि डेल एच, डेल ई, पी इज नॉट एक्सटेंसिव, वॉल्यूम, मोलर मास, ठीक है, ये सारी क्या होती है? ये सारी के सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये निर्भर करती है कि हमारे सिस्टम का मास कितना है और सिस्टम का साइज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास एंड द साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये मास और साइज, सिस्टम के साइज पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि प्रेशर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो अलग अलग गैसेस आप देख सकते हैं, अलग अलग, मान लो कि आपने 2 मोल ऑक्सीजन ली, 2 मोल ऑक्सीजन ली और आपने 2 मोल ही हीलियम ली, 2 मोल तो ऑक्सीजन ली और 2 मोल ही हीलियम ली। अब मात्रा तो दोनों की सेम है, ठीक है, मात्रा तो दोनों की
एक और लिख देना क्वांटिटी भी, मास, साइज एंड क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। तो प्रेशर में क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी में आपने ली है गैस, उस पे कोई निर्भर नहीं होता है, कुछ निर्भर नहीं होता है कि आपने 2 मोल गैस ली है, ऑक्सीजन गैस ली है और 2 मोल हीलियम गैस ली है, तो दोनों का प्रेशर सेम ही होगा क्योंकि दोनों का जो है वो क्वांटिटी सेम है। नहीं, हर गैस की अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टी है और 2 मोल भले ली हो पर इन दोनों का प्रेशर जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या कहलाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर का भी सेम है, हर गैस भले आपने कितनी ही क्वांटिटी में लिया है, हर गैस का अपना खुद का टेम्परेचर पर रिएक्ट करने का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता है। तो इस तरह से टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, हीट हो गया। इसके अलावा जो विस्कोसिटी भी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे विस्कोसिटी हो गया, विस्कोसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सरफेस टेंशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। कितना मास लिया गया है उस पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क के कंसेप्ट में हम यह कह रहे हैं कि कोई भी सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज हो रहा है, मान लो कि सिस्टम जो है ए से बी तक जा रहा है, उस दौरान सिस्टम में कोई ना कोई चेंज हो रहा है और वो चेंज होने के लिए क्या लगता है, वर्क लगता है। और उस वर्क के दौरान जो है हीट या तो रिलीज होगी या फिर हीट हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अगर देनी पड़ रही है एनर्जी सिस्टम को चेंज करवाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए, तो वो जो रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो वो जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और अगर हीट रिएक्शन ए से बी तक जाने में हीट अगर रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन जो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। और दोनों ही रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दोनों ही रिएक्शन के दौरान जो है वो क्या होता है, वर्क करना पड़ता है। ओके, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि एनर्जी में चेंज, कंसेप्ट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से ए से बी तक जाने में एनर्जी में हुआ चेंज जो है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, हीट से और वर्क से। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे किस तरह से इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। एनर्जी की जो यूनिट होती है, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है, जूल के बराबर होती है। और वर्क की जो एसआई यूनिट होती है, वर्क की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है वो भी किसके बराबर होती है, जूल के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हीट और वर्क जो है वो एनर्जी के लिए मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो मोड ऑफ एक्शन है। हीट और वर्क एनर्जी नहीं है, हीट और वर्क जो है मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है, एनर्जी के लिए। अब वर्क का एक फॉर्मूला भी होता है, आप देखेंगे वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एल। एफ क्या है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हुए हैं। एफ क्या है, यहाँ पर फोर्स है, बल। और एल क्या है, एल है कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स और एल क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैकेनिकल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है वर्क की, राइट। अब हम ये यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे देखना है किस तरह से ये काम करेगा। ओके, तो यहाँ देखो ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ओके, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक सबसे पहले डिस्कस किया था जूल ने 1850 में डिस्कस किया था। और ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के अनुसार जूल ने कहा था कि वर्क, कैसा वर्क, मैकेनिकल वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस मैकेनिकल वर्क के दौरान रिलीज होने वाली
एनर्जी के, उस मैकेनिकल वर्क के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जूल ने कहा था। और जब ये वर्क जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, साइन हट के जे यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और ये उत्पन्न एनर्जी या फिर हीट, ठीक है। अब हम कहेंगे जे जो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है वो क्या है, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। ये यहाँ पे क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ओके। यहाँ पे कुछ वैल्यूज है। जूल की वैल्यू कितनी होती है, एक जूल को अगर अर्ग में लिखना हो, मुझे एक जूल को अर्ग में लिखना हो तो मैं लिखूंगी 4.185 इंटू 10⁻7 अर्ग, ओके। कब, जब मैं हीट किसके बराबर रख दूं, 1 के, ओके। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू J हो जाएगा। हीट किसके बराबर रख दूं मैं, 1 के बराबर रख दूं, ओके, इकाई रख दूं तो वर्क क्या हो जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा। तो ये मैकेनिकल वर्क किसके बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं आप 4.185 इंटू 10⁻7 अर्ग के बराबर यहाँ पे वर्क हो जाएगा, ठीक है। इतना वर्क किया गया कब, जब 1 जो है हीट की वैल्यू जब 1 रखी गई तो कितना वर्क किया गया, इतना वर्क किया गया, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ चेंजेस या फिर यूनिट कन्वर्जन की अगर बात करें, ये कुछ साइड चीजें हैं जो आपको नॉलेज में होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता भी है तो वहां पे ये मेंशन करके देते हैं, पर ये कुछ चीजें हैं जो याद कर ही लेनी चाहिए। तो 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.185 जूल के बराबर होता है, ठीक है। और 1 जूल हमने देख ही लिया, 1 जूल किसके बराबर होता है, 4.185 इंटू 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है, इस तरह से, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर सिस्टम द्वारा काम किया गया है, क्या वर्क पढ़ लिया हमने, हीट पढ़ लिया हमने, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिसकी नॉलेज होना जरूरी है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वो कैसा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा। अगर सिस्टम ने जो है सराउंडिंग पे वर्क किया है, हमने बेसिक्स पढ़े हैं लास्ट क्लास में, अगर सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया है, ठीक है, तो वो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव में आएगा उसका वैल्यू, ओके। और वर्क डन ऑन द सिस्टम तो ये आएगा पॉजिटिव में। क्या, अगर सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पर काम किया गया है तो वो वर्क जो होगा वो किससे कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। और अगर सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया है तो वो होगा नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने पहले भी पढ़ा है, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में वर्क कैसा फंक्शन होता है, वर्क इज द पाथ फंक्शन, ठीक है। ये बिल्कुल ही कह सकते हैं निर्भर नहीं करता है इसकी फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर, वर्क निर्भर करता है कि सिस्टम किस पाथ के थ्रू जा रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है वो किस पाथ के थ्रू हो रहा है उस पर निर्भर करता है, सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर नहीं करता है वर्क, ठीक है।